तो आरक्षण किस आधार पे दिया गया? वो हमारे प्रियम्बल में भी वो चीज़ है कि राजनीतिक आधार, सामाजिक आधार और आर्थिक आधार में जब बराबरी पे कोई आ जाए, तभी उसे स्वतंत्र माना जाएगा और अभिव्यक्ति की आज़ादी उससे रहनी चाहिए। तो क्या इतने सालों में जो आरक्षण हमें दिया गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा समाज जो है उसे आर्थिक रूप से संपन्न हो गया वो? क्या वो राजनीतिक रूप से संपन्न हो गया वो? क्या वो सामाजिक रूप से संपन्न हो गया? अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से संपन्न हो गया, तभी ये क्रीमी लेयर की बात उठनी चाहिए। तो इसमें खुद ही एक विरोधाभास है। उन लोगों को क्रीमी लेयर में लाएंगे अगर जो सामाजिक रूप से मजबूत हो गए हैं, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, तो बात समझ में आती है। क्रीमी लेयर का मापदंड तय होना चाहिए, सिर्फ आर्थिक आधार नहीं हो सकता है ये। अगर आर्थिक आधार पर अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कोर्ट का विरोधाभास इसमें है। हम इसलिए कोर्ट के सुझाव को गलत मानते हैं। इसको कोर्ट को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसा सुझाव किसी भी राज्य सरकार को नहीं देना चाहिए। पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने इसका विरोध किया है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बार रिव्यू करे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? भी चाहते हैं कि इसको रिव्यू करे? नहीं, रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है। मानना नहीं मानना जो है ना, वो राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि रिव्यू करे, क्योंकि ये कोई डिसीजन नहीं है। ये जस्ट एक सुझाव है जो राज्य सरकारों को दिया गया है कि राज्य सरकार माने इस चीज़ को या ना माने, वो राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है। लोक जनशक्ति पार्टी इसका दिखाने के लिए विरोध कर रही है कि इस पे फिर से सुप्रीम कोर्ट का कुछ आना चाहिए। तो ये बिना मतलब का बात है। ये लोगों को भ्रमाने का सिर्फ एक तरीका है कि मैं इसके विरोध में बोल चुका हूँ। महागठबंधन की सरकार बनी तो जातीय जनगणना हुआ, और जातीय जनगणना होने के बाद जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तो पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने लोगों के द्वारा ही रिट याचिका फाइल करा करके हाईकोर्ट से इसको निरस्त कराया, और वो सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग पे है, उसकी सुनवाई शुरू होनी है। तो ये क्लियर है यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। इसके डेट में लोगों ने ये समझना शुरू कर दिए हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ अपने परिवार को फायदा पहुंचा रहा है। तो जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आएगा और आप सशक्त हो चुके हैं और आपके जो समाज है वो समाज अभी भी पिछली पंक्ति में है, सिर्फ आपका झंडा डो रहा है, तो ये अब नहीं चलेगा। हमारा समाज जाग चुका है और आने वाला समय अगर क्रीमी लेयर बनाना है तो इन सब चीज़ों का मापदंड कीजिए। जो तीनों चीज़ पे जो समाज में जो पहुंच चुका है उसमें उसे क्रीमी लेयर में डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत है आपका सोशल बिहार में, मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, बिहार सहित पूरे देश की राजनीति इन दिनों गर्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक सुझाव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि SC/ST जो कोटा है, कोटे के अंदर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर बनाने की बात है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, इस सुझाव को कैसे देखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी। आदित्य जी, आप पासवान समाज से आते हैं, आपको भी आरक्षण प्राप्त है, इसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट का सुझाव आया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव है वो खुद में उसमें विरोधाभास है, क्योंकि आरक्षण जब दिया गया हमें, तो आरक्षण किस आधार पे दिया गया? वो हमारे प्रियम्बल में भी वो चीज़ है कि राजनीतिक आधार, सामाजिक आधार और आर्थिक आधार में जब बराबरी पे कोई आ जाए, तभी उसे स्वतंत्र माना जाएगा और अभिव्यक्ति की आज़ादी उससे रहनी चाहिए। तो क्या इतने सालों में जो आरक्षण हमें दिया गया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ या आपके माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा समाज जो है उसे आर्थिक रूप से संपन्न हो गया वो? क्या वो राजनीतिक रूप से संपन्न हो गया वो? क्या वो सामाजिक रूप से संपन्न हो गया? अगर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से संपन्न हो गया, तभी ये क्रीमी लेयर की बात उठनी चाहिए। तो इसमें खुद ही एक विरोधाभास है कि आप कैसे, आपने क्या कोई माप दिया है, मापदंड इसका कुछ सेट किया है कि क्या इसमें क्रीमी लेयर का क्या मापदंड होना चाहिए? आप सिर्फ राज्य सरकार को कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर इसमें करना चाहिए। क्यों? उसके पीछे जो तथ्य हैं उनके पीछे जाइए। आज समाज में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभुता उनमें आ गई है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बिहार के 2-3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। अब आप बात करेंगे कि रामविलास पासवान जी का परिवार, तो वो सामाजिक रूप से ही मजबूत है, राजनीतिक रूप से ही मजबूत है, आर्थिक रूप से ही मजबूत है। महावीर चौधरी का परिवार, उनके भी तीसरी पीढ़ी है, श्याम बेबी चौधरी सांसद बन गए। वो सब तरह से वो लोग प्रबुद्ध हैं, संपन्न है कि नहीं? तो उन लोगों को क्रीमी लेयर में लाएंगे अगर जो सामाजिक रूप से मजबूत हो गए हैं, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं, तो बात समझ में आती है। क्रीमी लेयर का मापदंड तय होना चाहिए, सिर्फ आर्थिक आधार नहीं हो सकता है ये। अगर आर्थिक आधार पे अगर आप कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए कोर्ट का विरोधाभास इसमें है। हम इसलिए कोर्ट के सुझाव को गलत मानते हैं। इसको कोर्ट को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसा सुझाव किसी भी राज्य सरकार को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी राज्य सरकार जो आरक्षण की विरोधी होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो है कहती कुछ है, करती कुछ है, और आरक्षण को दबाने के लिए और आरक्षण के विरोध में हमेशा काम करती रहती है, तो उसकी सरकारें जहां रहेगी, इस सुझाव को तुरंत उसकी सरकार मान सकती है। तो ऐसा सुझाव सरकार को, किसी भी राज्य सरकार को नहीं देना चाहिए, या इन जनरल बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आरक्षण जो दिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि अभी
उसका जो मकसद था वो पूर्ण हो पाया है। आदित्य जी, ये तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से क्रीमी लेयर और नॉन क्रिमिनल को डिफाइन करे। तो आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों में राज्य सरकार की तो बहुत सारी चीज़ें होगी, इसको क्लियर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी। नहीं, वही मैं कह रहा न्यायिक हूँ, समीक्षा की बिल्कुल बात भी कही गई है। ये चीज़ जो है ये बिल्कुल समीक्षा की चीज़ है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ये सुझाव अगर दे रहा है तो राज्य सरकार उसे किस तरह से लेगी। अगर वो कहती है क्रीमी लेयर, राज्य सरकार इसका कुछ राजनीतिक जो है उपयोग भी कर सकता है, गलत दिशा में भी जा सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सुझाव में ही विरोधाभास है। तो क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको डेफिनेशन उसका होना चाहिए। जब संविधान हमारा कहता है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब में बराबरी होनी चाहिए, उसी आधार पर हमें आरक्षण मिला है। और जब आरक्षण मिला है तो सिर्फ क्रीमी लेयर आर्थिक आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या हमें सामाजिक जो मजबूती है वो मिल गया, क्या वो राजनीतिक मजबूती जो है वो मिल गया? अगर नहीं मिला तो ये क्रीमी लेयर की बात जो है बिल्कुल बेमानी है, और ये देश में अभी होनी ही नहीं चाहिए। देश को अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप मानते हैं इस बात को? भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर आर्थिक आधार पे, आर्थिक रूप से कोई अगर संपन्न है और वो राजनीतिक रूप से संपन्न नहीं है और सामाजिक रूप से संपन्न नहीं है, तो कैसे उसको आप क्रीमी लेयर में डाल देंगे? क्रीमी लेयर में डालने के लिए वो राजनीतिक तौर पर भी संपन्न होना चाहिए, आर्थिक तौर पर भी संपन्न होना चाहिए, आपका मानना है? आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण इसलिए दिया गया ना क्योंकि जो पिछली पंक्ति में हमारा जो भाई बैठा हुआ है, सब चीज में समानता हो। अब एक ही परिवार के लोग सामाजिक रूप से और राजनीतिक तौर पर, बिल्कुल वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी चीजों पर एक ही परिवार के लोग बार बार आरक्षण का लाभ लेकर के उस सीट को भर रहे हैं, तो जो हमारे पीछे वाला बच्चा है वो कैसे उसे लाभ मिलेगा? तो जो जिनको आर्थिक लाभ मिल चुका है, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, सामाजिक रूप से संपन्न है, राजनीतिक रूप से संपन्न है, आप उनको क्रीमी लेयर में डालिए, ऐसा कुछ मापदंड दीजिए ना। तो ये आप वेग दे रहे हैं राज्य सरकार को। राज्य सरकार इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, आरक्षण के विरोध में इस्तेमाल कर सकती है, खासकर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। हम मुझे लगता है कि जरा सा सुप्रीम कोर्ट का और इस पर कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा तो ये आरक्षण के विरोध में काम करना भी शुरू कर देंगे, जो कि कर रहे हैं वो। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने इसका विरोध किया है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बार रिव्यू करे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? भी चाहते हैं कि इसको रिव्यू करे? नहीं, रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है। मानना नहीं मानना जो है ना वो राज्य सरकारों पर निर्भर करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है कि रिव्यू करे, क्योंकि ये कोई डिसीजन नहीं है। ये जस्ट एक सुझाव है जो राज्य सरकारों को दिया गया है कि राज्य सरकार माने इस चीज़ को या ना माने, वो राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है। लोक जनशक्ति पार्टी इसका दिखाने के लिए विरोध कर रही है कि इस पे फिर से सुप्रीम कोर्ट का कुछ आना चाहिए। तो ये बिना मतलब का बात है। ये लोगों को भ्रमाने का सिर्फ एक तरीका है कि मैं इसके विरोध में बोल चुका हूँ, बोल रहा हूँ। बिहार में पहले से पिछड़ा के तौर पर लोगों को वर्गीकरण भी कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार इस चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि एनडीए में है, साथ में चिराग पासवान भी है। अगर नीतीश कुमार ऐसा कुछ करते, चिराग पासवान की फिर राजनीति खत्म हो जाएगी, क्या आपको लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उन्होंने जातीय जनगणना तब तक नहीं हो पाई। जब कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, महागठबंधन की सरकार बनी, तब जातीय जनगणना हम लोगों ने मिलकर कराया। तो इसका साफ मतलब है कि उनकी जो पार्टी साथ में जो गठबंधन के मित्र उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी थी, वो नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो। और उसके बाद हमने हमारी मदद से हम जब सरकार एक साथ आए, महागठबंधन की सरकार बनी, तो जातीय जनगणना हुआ। और जातीय जनगणना होने के बाद जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया तो पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने लोगों के द्वारा ही रिट याचिका फाइल करा करके हाईकोर्ट से इसको निरस्त कराया, और वो सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग पे है, उसकी सुनवाई शुरू होनी है। तो ये क्लियर है यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरोध में है। अब रहा बात इस चीज़ का, तो मैं फिर से यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में शायद ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आता। अगर वो संविधान बेंच जिसमें 7 जजों की बेंच थी, अगर उसमें से आधे जज अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होते, मुझे लगता है कि जो ये सुझाव आया वो सुझाव भी नहीं आया, क्योंकि जिसने समाज का वो शोषण देखा ही नहीं, समाज की वो प्रताड़ना देखी नहीं, तो वो कैसे समझ पाएगा कि आरक्षण क्यों दिया जा रहा है, वो उसके दुष्परिणाम क्या है और क्या समाज में किस तरह से शोषण होता रहा है। ये सदियों से शोषण होने के बाद ही बाबा साहब ने जब मसौदा तैयार किया और कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण को लागू किया, देश में लागू किया, और आज भी हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और वही हिस्सेदारी की बात जब हो रही है तो लोगों को चुभ रहा है, और वो हिस्सेदारी को तोड़ने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज अगर न्यायिक सेवा में अगर हिस्सेदारी रहती हमारी, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का सुझाव आया जाता। तो ये जो है सब सिर्फ और सिर्फ हिस्सेदारी की बात है, और ये बहुत बड़ा खेल है कि कैसे कमज़ोर किया जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, देश के मूल निवासियों को, देश के आदिवासियों को। तो हम
सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और कोई भी राज्य सरकार, खासकर अगर बिहार सरकार इसके तरफ जरा भी काम करना शुरू की तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये नीतीश कुमार या जो सरकार में बैठे लोग हैं ये भी जानते हैं, क्योंकि हमने देखा। सवाल आपसे है कि आप अपने समाज को इस बारे में कैसे पुरजोर तरीके से समझाइएगा, क्योंकि जो ज़्यादा बेसिक जानकारी जिनको आरक्षण की नहीं है कि कैसे आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनको तो सीधा सपाट समझ में आएगा कि जिसको सरकारी नौकरी मिल गया, जिसके घर में आईएएस बन गए, जिसका नेता बेटा बन गया, उसको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जो सीधा सपाट समझ है जो न्यूनतम तबके में, जो गरीब तबके में है। नहीं, देखिए, आईएएस बनने का मतलब ये नहीं है कि उसके परिवार को आरक्षण नहीं मिले। मैं फिर वही कहूँगा कि आर्थिक रूप से संपन्न होना, आईएएस का मतलब क्या है कि उसकी तनख्वाह अगर लाख रुपए है तो वो आर्थिक रूप से संपन्न हो गया, लेकिन क्या सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी वो संपन्न है? हो सकता है उनके बाद वाली पीढ़ी जो है उससे जरूरत पड़े उसकी। बिल्कुल, ये संभव है। मेरे पिताजी खुद एक उच्च अधिकारी थे, लेकिन मैंने देखा है कि कास्ट को लेकर के समय समय पे उनका सामाजिक उनका लोगों की मानसिकता नहीं शोषण करने का प्रयास किया जाता रहा। मैं अभी तक मैंने आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया और मैं ये उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि मेरा बेटा जो है आगे चल करके आरक्षण का लाभ ले, क्योंकि वो उसे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी तरह से अपनी चीज़ों को कर रहा है। तो आज के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, जो आरक्षण के पक्षधर हैं, उनको ये जानने की ज़रूरत है कि आरक्षण कैसे मिला। पहला चीज़, वो आरक्षण किस आधार पर मिला, आप उसे देखिए, आप उसे समझिए। और आज आरक्षण उसी आधार पे बढ़ाया घटाया भी जा रहा है, क्योंकि हमारी जो सामाजिक हिस्सेदारी है संख्या के हिसाब से हमें नहीं मिल पा रही है। तो स्वाभाविक है जो आरक्षण का दायरा है वो बढ़ना भी चाहिए, जिसे हमने जातीय जनगणना करा के यहाँ बढ़ाया भी। लेकिन ये सब बड़े रूप में इसके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, और षड्यंत्र हर स्टेप पे हो रहा है, चाहे वो उच्च स्तर से हो, चाहे वो न्यायालय की तरफ से हो। आज जो ऐसा सुझाव आया है, मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि अगर न्यायिक सेवाओं में हमारी हिस्सेदारी रहती और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हमारी हिस्सेदारी रहती और आधे जज अनुसूचित जाति जनजाति के रहते, तो शायद ये सुझाव वहाँ से नहीं आया हुआ होता। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आरक्षण के विरोध में, और आज लोगों को, हमारे बच्चे जो आरक्षण के पक्षधर हैं और चाहते हैं कि अगली पंक्ति में आए, उन्हें समझने की ज़रूरत है। और वैसे लोग जो समाज में अपने एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं, उन्हें आप क्रीमी लेयर में डालिए, हम उसको स्वागत करते हैं। लेकिन अगर उन्हें नहीं डालेंगे, आप सिर्फ जो आर्थिक आधार पे क्रीमी लेयर बनाएंगे तो वो गलत होगा। और यही बहुत बड़ा कारण है कि जो कुछ लोग जो हैं, जो उस जगह पहुंचे हुए हैं, उन्होंने अब मैं आपका इशारा समझ रहा हूं, उन्हीं लोगों के पेट में दर्द होगा, ये, क्योंकि उनकी जो सीट है वो छीनी जाएगी। और हमारा एससी के सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। यस, आने वाले दिनों में उनके पिता और बेटे चुनाव लड़े, उनकी बेटी चुनाव लड़े। इन्होंने अपना रास्ता ही समझ लिया है, क्योंकि हमारे पिछली पंक्ति में जो भाई हमारा बैठा हुआ है, लड़का जो हमारा बैठा हुआ है, उसे वो चीज़ मिलना चाहिए, उसे भी वो मौका मिलना चाहिए कि वो विधायिका में। ये सब बात जमीनी हकीकत में कैसे रूप लेगी, कैसे जमीन में जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको कैसे समझाएगा कि आपको भी हक मिलेगा इस चीज़ से? ये समझ रहे हैं लोग। अब आज के डेट में लोगों ने ये समझना शुरू कर दिए हैं कि कौन आपका अपना है और कौन पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ अपने परिवार को फायदा पहुंचा रहा है। तो जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आएगा और आप सशक्त हो चुके हैं और आपके जो समाज है वो समाज अभी भी पिछली पंक्ति में है, सिर्फ आपका झंडा ढो रहा है, तो ये अब नहीं चलेगा। हमारा समाज जाग चुका है और आने वाला समय अगर क्रीमी लेयर बनाना है तो इन सब चीज़ों का मापदंड कीजिए। जो तीनों चीज़ पे जो समाज में जो पहुंच चुका है उसमें उसे क्रीमी लेयर में डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे ये होगा कि जो पीछे वाला हमारा लड़का है, पीछे हमारा जो पंक्ति में बच्चा बैठा हुआ है, उसे आने का हक मिलेगा, उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और विधायिका में और संसदीय प्रणाली में वो आकर के अपने पीछे वाले को लाने का काम करेगा, कोई हक नहीं खा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह का सुझाव अगर सुप्रीम कोर्ट से आता तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये सुझाव में विरोधाभास है, क्योंकि सिर्फ आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर का गठन नहीं होना चाहिए। चलिए, सिर्फ आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर का गठन नहीं होना चाहिए। आदित्य पासवान कांग्रेस के नेता हैं, इनका कहना है। लेकिन अब इसको लेकर के देखिए बहस छिड़ गया है। अब देखना होगा राज्य सरकार को जो पावर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, राज्य सरकार किस तरीके से इस पावर का इस्तेमाल करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।